दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से विधानसभा सीट से बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के कद्दावर चेहरे सोमनाथ भारती को मात दी। सतीश उपाध्याय से इंडिया न्यूज संवाददाता मोनिका सिंह ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि मालवीय नगर के किन मुद्दों को अनदेखा किया गया। मालवीय नगर के लिए अपने एजेंडे भी उन्होंने बताए, साथ ही आम आदमी पार्टी के हार के कारणों की भी जानकारी। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी की वापसी हुई 48 सीटों के साथ, एक पार्टी जो सत्ता में रही पूरे 10 साल उसको की उसकी विदाई, और अब जब बीजेपी की वापसी हुई है तो ऐसे में वापसी के साथ जिम्मेदारियां भी कई आती हैं सामने। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो है वो शख्स जो पहले यहाँ पार्षदी का चुनाव उन्होंने लड़ा 2012 में, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी हैं जी, नमस्कार। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, अब यहाँ से मालवीय नगर से। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी इस जीत को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर बधाई और जीत तो ये केवल हमारे जो मतदाता हैं उनको है और कार्यकर्ताओं हैं जिन्होंने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास रखा और विश्वास की बहाली दिल्ली में हुई है। मैं इसलिए मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि एक आप जो 11 मतलब एक 27 साल का सर जो पूरा एक वनवास चल रहा था बीजेपी के लिए, सर वो जो अब खत्म हुआ है, जाहिर सी बात है खुशी की लहर आप लोगों के बीच में, लेकिन जिम्मेदारियां भी सर काफी ज्यादा है क्योंकि अब उन्हीं गारंटियों को पूरा करना चुनौती तो नहीं है सर? नहीं, देखिए, मोदी जी की गारंटी पर देश विश्वास करता है और जो केजरीवाल है जो केवल झूठे वादे करने वाली पार्टी है, लोगों ने पहली बार इन पर विश्वास किया था। विश्वास किया तभी इनको इतने वोट मिले, इतनी सीटें मिली, लेकिन वो विश्वास अविश्वास में इसलिए बदल गया कि उन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की। केवल झूठे वायदे कहना, आरोप लगाना, केंद्र पर आरोप लगाना, एलजी पर आरोप लगाना। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने गवर्नेंस के नाम पर कुछ नहीं किया और बाकी सब काम किए। स्कैम कर लिए, बाकी आपराधिक मामले कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो इसलिए चुनौती हम ये मानते हैं और हमारी डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग किस पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए कोई कार्य चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन चुनौती को हम अवसर के रूप में बदलना जानते हैं। सर एक अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ही बात की जाए तो यहाँ पर सर ऐसी कौन सी 5 बिंदु है, कौन से 5 मुद्दे हैं जो आपको लगा कि सर उस पर नज़रअंदाजी की गई, अब उस पर काम करने की सख्त ज़रूरत है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पिछले 10-11 साल से सोमनाथ भारती ने कोई काम किया नहीं। तो सबसे बड़ी जो लोगों को ज़रूरत है वो नागरिकों को रोड ठीक होने चाहिए, जिस पर आप चलते हैं, जिसको आप रोज़ प्रयोग करते हैं, तो वो रिकार्पेटिंग यहाँ पर नहीं हुई है। नंबर 2, लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है जीवन के लिए पानी। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पर्याप्त नहीं है, और पर्याप्त नहीं है उसके साथ साथ पानी अगर कई जगह ऐसा है कि कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है तो वो एक समस्या है। पानी बहुत ऑड आवर्स में आता है, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी पानी का ठीक होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सीवरेज का इशू बहुत बड़ा है। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा सैनिटेशन है। सैनिटेशन के हालात भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो भी एमसीडी से बात करके सैनिटेशन की व्यवस्था, वो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत है। साथ ही जो यहाँ के पार्क्स हैं, हॉर्टिकल्चर है, वो ठीक से मेंटेन नहीं है। छठवीं बड़ी समस्या है कि जैसे कोई डार्क स्पॉट हैं, वहाँ महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उन वनरेबल जगहों को ठीक करना, ये हमारी छठवीं प्रायोरिटी है। सातवीं हमारी प्रायोरिटी है कि जो कुछ जगह ट्रैफिक के कंजेशन हैं उनको ठीक करना। आठवीं प्रायोरिटी है कि जो मार्केट प्लेसेस हैं उनको और ब्यूटिफाई करना, लोग वहाँ पर जा सकें, काम कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपने 5 पूछी थी तो मैंने कुछ 5, वो क्योंकि आपका अनुभव और आप इतने नोन है अपने क्षेत्र से, जाहिर सी बात मैं कहने वाली थी 5 पूछी थी, आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले गए। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि आपने क्लोजली देखा है एक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी पूरी दिल्ली को, जो दिल्ली की सूरत हाल सर आपने देखी है 10 साल में, क्या आपको लग रहा है कि जो दिल्ली है वो वाकई बद से बदतर हुई, जैसे आप लोगों ने कहा कि हाँ उसकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खराब है? देखिए, मैं खाली आरोप लगाने की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, और आज आरोप लगाने का, अब तो चुनाव हो चुका है, लेकिन वास्तव में ये पहली ऐसी सरकार है जिसने गवर्नेंस की ही नहीं, जिसने रोड्स पर ध्यान दिया ही नहीं। नो मैन्स लैंड हैं जो दिल्ली को दिखाई देती है, वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, झुग्गी झोंपड़ी है, वहाँ पर सफाई नहीं है, सीवेज सिस्टम है वो पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, यमुना है, हज़ारों करोड़ रुपया यमुना पर खर्च कर दिया, लेकिन यमुना आज नाले के रूप में ही है, यमुना में कुछ नहीं हुआ।
दिल्ली के जो रोड्स हैं, आपको ध्यान होगा कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो 66 रोड ऐसी थी जिस पर इमरजेंसी एग्जिट रोड बनाई गई थी, जहाँ पर अगर कोई एम्बुलेंस जानी है, बाकी कुछ जाना है। आज तक कुछ हुआ ही नहीं उस पर। हमारा बारापूला नाला है, सुनहरी पूला नाला है, जो बारापूला तक बनाया उसको ट्रांसजमुना तक जाना था, 1 इंच आगे बढ़ा नहीं। वर्षों से उसकी डीसिल्टिंग हुई नहीं। तो शहर में और क्या चाहिए? शहर में आपको पार्क्स हैं वो आपने ठीक से मेंटेन किए नहीं। तो कोई ऐसा आइकॉनिक कार्य आपने अपने दिल्ली सरकार के 10 साल में, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। आपने सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जिन मोहल्ला क्लिनिक में केवल नाम के अलावा और कुछ नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, गंदगी है, बंद पड़े हैं। सर, आपने ये जो बात की भी, खास तौर से हम वायु प्रदूषण की बात करें, एयर पोल्यूशन की, दिल्ली वाले काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त है। लगातार अब एनसीआर से कहा गया कि भाई पंजाब हरियाणा की तरफ से सारी पराली जलाई जाती है और यहाँ पर वो लोग जो है परेशान रहते हैं। पहले आम आदमी पार्टी थी, वो कहते थे भी पंजाब नहीं कर रहा, हरियाणा ज़्यादा कर रही है। अब चूंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है सर और यहाँ पर भी गठन होगा, तो ऐसे में अब ये जो कंट्रोल है सर एयर पोल्यूशन को लेके, वो कैसे आप उसका रोड मैप तैयार करेंगे? नहीं, देखिए, अभी सरकार हमारी बनेगी और हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें इन सब विषयों को हमने लिया है और इन सब विषयों के समाधान के लिए जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारी आईआईटीज़ हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन सब से राय लेकर के हम उस पर बैठ करके काम करेंगे ना। टास्क फोर्स बनेगी उनके लिए, सरकार बनेगी तो अभी इन सब चीज़ों की प्रायोरिटी को लेकर के जाया जाएगा। अभी आज बैठ करके तो मैं कोई इसका रोड मैप नहीं दे सकता हूँ आपको, बट निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यमुना की क्लिनिक हमारी प्रायोरिटी पर होगी, उनके भाषण में उन्होंने कहा, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए रोड मैप ही है। अब उसमें जो काम करना है, किस तरीके से वो होगा, वो निश्चित रूप से एक्सपर्ट्स को उसमें लिया जाएगा और वो उसमें एक रोड मैप बना करके टाइम बाउंड मैनर में उस काम को करने का प्रयास करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि अब जो हमारे 22 विधायक भी हैं वो पूरी पैनी नजर रखेंगे 48 विधायकों पे बीजेपी के, कि जो रोड मैप वो दे रहे हैं। और खास तौर से वो जो एक महिला सम्मान योजना की वो जो बात करते थे कि अब बीजेपी बात करिए 2500 रुपये देना, कह रहे उस पर काफी नजर रहेगी। तो क्या ये सर मुश्किलात तो नहीं रहेंगी, क्योंकि बढ़ चढ़ के तो चलिए योजनाओं का ऐलान हो गया, जब 62 रह करके नहीं कर पाए तो 22 क्या करेंगे? 3 साल पहले इस महिला सम्मान निधि की घोषणा उन्होंने पंजाब में की थी, आज तक दिया क्या किस पर पैनी नजर तो पहले वहां रख लेना। पैनी नजर दिल्ली में तो बाद में रखें, पहले अपनी सरकार पंजाब में वहां पैनी नजर रखें, तब थोड़ा ठीक हो, लोगों को कुछ मिले। ये कहना और बातें करना, इसी सरकार ने, आतिशी अभी मुख्यमंत्री थी, क्या कहा था मीडिया के, आपके तो सामने पूरी बाइट है कि सितंबर से, पार्लियामेंट चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की, सितंबर से महिला सम्मान निधि के पैसे उनके खाते में दिल्ली में चले जाएंगे, ऐसा ही कहा था। गया क्या? तो नहीं गया, पंजाब में भी नहीं गया। तो 62 होकर पैनी नजर आपने अपना काम नहीं किया, तो 22 होकर के क्या करोगे? हमको इससे हम तो काम करने वाले लोग हैं और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना दी, हमने मेहतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में दी, हमने महाराष्ट्र में दी, हमने हरियाणा में दी। हम तो डिलीवरी करने वाले स्टेट हैं। ये भी है कि जिस तरीके से आप लोगों ने दिल्ली में जीत दर्ज की है, तो अब कहीं ना कहीं खतरे के बादल जो हैं वो सीधा पंजाब पे भी मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ना, हो गई, क्योंकि आप नहीं देंगे, आप खाली बातें करेंगे तो परिणाम तो होगा ही। दिल्ली में परिणाम थोड़ा 10 साल बाद आया, दिल्ली के लोगों को असलियत उनकी पता चल गई, जमीन खिसक गई उनकी, लेकिन उनको अब समझ आ जाएगा। पंजाब के लोग समझ रहे हैं कि यहां भी उन्होंने ऐसा किया, अब क्या करेंगे, क्या खिचड़ी पक रही है पंजाब में, ये कुछ ना कुछ तो पक रहा है, अब उसका विस्फोट क्या होगा मालूम नहीं। और सर, जिस तरीके से बात की जाए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं, खासतौर से आयुष्मान योजना की या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई पिछले 10 सालों में, तो ऐसे में अब कैसे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका? नहीं, देखिए, हमने तो कहा है कि हम तो अपनी इनिशियली हमारी प्राथमिकता है कि हम दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला 5 लाख का, वो निश्चित रूप से हम अपनी जो सरकार गठन होगा, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आयुष्मान भारत होगी। और दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी इसलिए भी है कि आयुष्मान भारत
पूरे देश में तो 5 लाख का लाभ मिल रहा है, दिल्ली में 10 लाख का लाभ है। 5 लाख स्टेट गवर्नमेंट देगी और 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो इसलिए 10 लाख का लाभ मिलेगा और ये हमारी प्रायोरिटी में है, इसको हम करके दिखाएंगे। और सर, एक शिक्षा नीति की जैसे बात कर ले, अभी प्रधानमंत्री ने खुद छात्रों के साथ भी परीक्षा पे चर्चा की। ऐसे में ये कहा गया कि भाई जिस शिक्षा मॉडल को एक आम आदमी पार्टी अपना एक रोल मॉडल या शिक्षा मॉडल दिखाती थी कि भाई हमारा दिल्ली का मॉडल है, ऐसे में कई बच्चे, जैसे प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि 9वीं जो फेल हो जाते थे उनको आगे जाके एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो सर, अब क्या छात्रों के लिए भी यहाँ पर प्रोविजन या शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाएगा कि भाई जो बच्चे फेल भी हो रहे हैं कम से कम उनके लिए पढ़ाई ना रुके? अब देखिए, शिक्षा नीति के ये बड़े लंबे लंबे वायदे करते हैं। मैं एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन था, है ना, आपने तो कवर किया मुझे। हमारा रिजल्ट 99%, 98%, और दिल्ली सरकार का रिजल्ट सबसे पीछे 88, 87 इतना ही % ऐसे ही आता रहा। और शायद आंकड़े में कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन नीचे ही आता रहा। तो फिर मॉडल कौन सा है? इससे अच्छा तो हमारा एनडीएमसी का मॉडल है। ये किस मॉडल की बात करते हैं? तो इसलिए हम देश में हमारे शिक्षा मंत्री ने जो काम किया है, नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुधरे। निश्चित रूप से जो भी परिवर्तन करने होंगे शिक्षा नीति में, जो बदलाव करने होंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स की, कई युवा जो थे और खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स से उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक उनकी शिकायत ये थी कि कई बच्चे ऐसे दिल्ली के जिन्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता, वो भटकते रहते हैं, बाहर स्टेट से आते हैं बच्चे, उनको एडमिशन मिल जाता है। तो उनका ये मांग थी सर कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें भी कोई ना कोई सीट्स आरक्षण होनी चाहिए एक तरीके से दिल्ली। देखिए, ये थोड़ा एक कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पर तुरंत जवाब देना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का आरक्षण करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो वो विषय है, और ये बात भी जायज़ है यहाँ के कि दिल्ली के लोगों को कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो वो एक विचारणीय विषय है, लेकिन इस विषय पर मैं अभी कोई टिप्पणी करूं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। सर, आपने तो हॉर्टिकल्चर से आपका काफी ज्यादा प्यार भी रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी सर, पहले हमने देखा था शीला दीक्षित के टेन्योर में दिल्ली में ग्रीन कवर एरिया काफी ज्यादा बढ़ा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 60% तक दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया हो गया था, लेकिन उसके बाद सर ज्यादा बढ़ नहीं पाया और कहीं ना कहीं गिरावट भी दर्ज देखने को मिलेगी, कई यहाँ पे पेड़ कटाई भी हुई। तो उसको लेकर भी क्या सर कहीं ना कहीं फोकस रहेगा, या आप स्पेशली ये मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि हम तो देखिए, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे और जितना पर्यावरण ग्रीन कवर बढ़ेगा उतनी ही हमारी सांसें साफ होंगी।